हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आपको वैसे दिख ही रहा होगा, थंबनेल से पता चल ही रहा है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नस इक्वेशन। इससे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर उसके बाद हम नस इक्वेशन करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या बेटा, हम यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, अब वो पोटेंशियल क्या हो सकता है। देखो बेटा, जो मेटल का जो नेचर होता है ना, मेटल का जो नेचर होता है, अब वो नेचर अलग अलग हो सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं अपन, तो ध्यान समझना, यहां पर कोई भी मेटल की बात करें तो मेटल की प्रॉपर्टी या तो रिड्यूसिंग होने की हो सकती है या ऑक्सीडाइज होने की हो सकती है। मतलब कोई भी मेटल या तो वो रिड्यूसिंग हो जाए या ऑक्सीडाइज हो जाए, तो इस प्रकार का बिहेवियर ही उस मेटल का पोटेंशियल कहलाएगा। अब मैं यूं कहूं कि ये पोटेंशियल क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे मान लिया जाए, इसको एक ड्रॉ के द्वारा समझे। मेरे पास ये एक कंटेनर है, मान लो मैंने एक सेल बनाया, एक सेल बनाया। अब इसमें मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, मेटल का बना हुआ एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। चलो ये इलेक्ट्रोड लगा दिया भाई, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब मैं यूं कह दूं कि ये इलेक्ट्रोड जो है ना, जिंक का है, जिंक इलेक्ट्रोड है। क्या है बेटा, जिंक इलेक्ट्रोड है। ओके, और जिस सॉल्यूशन में मैंने डाला, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है तो मैंने जिंक से रिलेटेड ऐसा सॉल्यूशन लिया जो जिसमें आसानी से वो आयनिक हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू जिंक इलेक्ट्रोड मैंने इसमें जिंक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, जिंक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया। ओके, चलो अब ये जो सॉल्यूशन है मैं लिख देता हूं, ये है जिंक सल्फेट, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, अब ये मेटल दो तरीके से बिहेवियर शो करती है। देखो बेटा, जब इस मेटल की बात करें तो ये मेटल क्या कर रही है, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयन दे रही है। क्या कर रही है बेटा, आयन दे रही है, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन मतलब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब ये पॉजिटिव आयन दे रही है तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर टोटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि मेटल क्या कर रही है, इस सॉल्यूशन में जिंक आयन दे रही है। मतलब कि ये जो जिंक सॉलिड है, ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन, और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है। कहां है वो इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर। ऐसे ये बार बार कर रहा तो इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो देखो, अब ये इलेक्ट्रोड पूरा कैसा हो गया भाई, नेगेटिव हो गया। पूरा इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, नेगेटिव। तो जिसके कारण इस सॉल्यूशन से इसके इलेक्ट्रोड के चारों ओर पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन जाएगी। तो अब देखो, इस मेटल के ऊपर आयनों की डबल लेयर तैयार हो गई।
एक तो खुद मेटल ही नेगेटिव हो गई और उसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज की लेयर तैयार हो गई। तो जब ऐसे दो लेयर, आयनों की दो लेयर बनती हैं, तो उस इलेक्ट्रोड पर एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इतनी बात क्लियर बेटा? मतलब कि अगर हम किसी भी मेटल को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डालें तो ये मेटल का बिहेवियर इस तरीके से हो सकता है कि आयन दे। अच्छा, यहां पर ये मेटल ऑक्सीडेशन भी कर सकती है, रिडक्शन भी कर सकती है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी प्रोड्यूस कर सकती है, रिडक्शन पोटेंशियल भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से समझें। ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब समझ गए। अब हम बात करते हैं कि भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। देखो बेटा, मान लो मैं ये जिंक है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है और इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया। क्या करा बेटा? मैंने इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया जो कि एक्वस सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। ओके, और इसमें मैंने जिंक इलेक्ट्रोड डीप किया। तो यहां पर ये मेटल इस सॉल्यूशन में, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि समझ में आए, इस सॉल्यूशन में जिंक आयन दे रही है, इसमें जिंक आयन दे रही, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है। तो मेटल क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है। जिंक आयन दे रही है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर, मतलब क्या कर रही है? लॉस कर रही है। तो यहां पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा इस जिंक पर, इस मेटल के ऊपर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा भाई? वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। इसका मतलब मान लो मैं कि ये एनोड है। क्या है बेटा? ये एनोड है। तो मैं ऐसा बोलूं कि जो जिंक मेटल है जो कि सॉलिड है, सॉलिड इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाला, तो इस सॉल्यूशन में उसने क्या करा? जिंक आयन दिया। क्या दिया बेटा? जिंक आयन दिया और दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इस पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। क्या समझा बच्चा? कि भाई जो मेटल है ये आयन दे रही है, मतलब जिंक आयन दे रही है और वो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन फ्री कर रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वहां से मूव कर जाएगा, मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। क्या लिखा? कि द टेंडेंसी ऑफ ए स्पीसीज टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रोसेस से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। इतनी बात समझ गए? अगर मैं यहीं पर यह बात करूं कि भैया ये मैंने क्या करा, ध्यान समझना, अगर मैं इसको कैथोड मान लूं, ये मान लिया मैंने कैथोड है, तो भैया इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो सॉल्यूशन है, मान लिया सपोज ये सॉल्यूशन है और इसमें मान लो मैंने जिंक, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड ही है, तो जिंक यहां पर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आयन में टूटेगा। तो इस पर चारों ओर क्या होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है जिसमें जिंक आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? जिंक सॉलिड आयन। मतलब कि देखो ध्यान समझना जो मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो वो जिंक है, यहां पर हुआ ये कि मान लो सपोज वो जिंक आयन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो रहा है। ओके, तो यहां पर क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी टेंडेंसी जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करे
तो वो कहलाएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या हो बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। इतनी बात समझ गए। तो हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो भाई, हमने नॉर्मली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया कि भाई मेटल की प्रॉपर्टी ऐसी हो जाए कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उस पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी होता है ऑक्सीडेशन। ऐसा ही मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उस मेटल का जो प्रॉपर्टी रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में बच्चों। अब अगर आपसे बोले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखो पोटेंशियल तो वही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी पढ़ा वही इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा, बस फर्क यहां स्टैंडर्ड का मतलब समझ लेना। सेम पोटेंशियल तो वही होगा, बस यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो यूज करेंगे, अभी हमने जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया था उसका कोई कंसंट्रेशन फिक्स नहीं था, कांस्टेंट नहीं था। लेकिन अब अगर मैं वही इलेक्ट्रोड को किसी ऐसे सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाल दूं जिसका कंसंट्रेशन 1 m हो, मतलब उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दिया जाए, कोई चेंज नहीं है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन मान लिया 1 m है, ओके, और उसका जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस जो कि 298 केल्विन होगा, वो हमने उसका कांस्टेंट मतलब फिक्स कर दिया। तो इस केस में अगर किसी मेटल को हम उसका पोटेंशियल आइडेंटिफाई करेंगे तो वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, बस उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो बात यहां आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं लिख देता हूं यहां पर, थोड़ा याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू हम ई सेल बोलेंगे उसको, ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको हम ई नॉट सेल बोलेंगे। बस फर्क ये है, स्टैंडर्ड को हमने कंडीशन दे दी और वो कंडीशन क्या है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको केल्विन में लिखोगे 298 केल्विन लिखोगे, या हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 1 m कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए, है ना। तो ये केस अगर फॉलो करेंगे तो वो जो पोटेंशियल होगा वो ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और जो नॉर्मल होगा ई सेल, जहां पर कोई कंडीशन नहीं होगी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकता है, मेटल का पोटेंशियल भी उसी पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये तो हमने देख लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं उस सेल की, स्टैंडर्ड सेल की। भाई एक सेल बनाते हैं, एक हाफ सेल बनाते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो भाई याद रखिएगा, यहां पर लिखा है कि बाय कन्वेंशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज अ प्राइमरली यूज्ड टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो मैं उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन पर, मैंने आपको बता ही दिया कि स्टैंडर्ड क्या होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हर एक मेटल का पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, बट यहां पर अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मान ली जाए तो वो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आपसे पूछे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मतलब ये पोटेंशियल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन। भाई रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि सबसे ज़्यादा, देखो मैं ऐसा बोलूं कि यदि आयन बैलेंस मतलब चार्ज अगर बढ़े, चार्ज यदि बढ़े, पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयन बढ़े तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर चार्ज ऑफ आयन घटे, चार्ज ऑफ आयन घटे मतलब उसको हम रिडक्शन बोलते हैं।
तो यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पोटेंशियल रिडक्शन ऑफ आयन आता है, मतलब यहाँ चार्ज घट जाता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, चलो तो बात हम करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। भाई चलो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये है। अब इसको पहले तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से बनाया इसको। चलो बेटा, तो ध्यान से समझना। मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया और इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दिया। क्या भरा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दिया। अब ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है मैंने, क्योंकि स्टैंडर्ड केस यूज़ करूंगा तो मैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी स्टैंडर्ड ही लूंगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है वो स्टैंडर्ड केस में, मतलब उसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 m होगा। मान लो मैंने वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन HCl लिया। क्या लिया? HCl लिया। अब यहाँ पर मैंने ग्लास ट्यूब लगाई। ग्लास ट्यूब कौन है? ये ग्लास ट्यूब है, इसको हम बोलेंगे ग्लास ट्यूब। अभी कांच की बनी एक ग्लास ट्यूब है। ओके, अब इस ग्लास ट्यूब में मैंने मेटल कौन सी? प्लेटिनम। यहां पर प्लेटिनम मेटल वायर का यूज किया। ये है प्लेटिनम वायर, ये प्लेटिनम वायर है। और इसी प्लेटिनम वायर को मैंने हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज की बैटरी से, याद रखिएगा, हाई वोल्टेज यहां पर हमने बैटरी यूज की है और उसको एक कंडक्टिंग वायर जिसको हमने प्लेटिनम वायर यूज किया है, और उसी प्लेटिनम वायर से जिससे हमने बैटरी कनेक्ट की है उसी से हम एक प्लेट लगा देते हैं। उसी से एक प्लेट को हमने बाइंड किया, मतलब प्लेट को जोड़ दिया, और वो प्लेट भी प्लेटिनम की ही बनी है। और उस पर हमने ब्लैक प्लेटिनम क्या कर दिया? पेंट कर दिया। ब्लैक प्लेट हमने इस्तेमाल की, प्लेटिनम प्लेट। ये तो हमने बना दिया एक सेल। अच्छा, यहां पर एक और बात याद रखना, हम यहां से प्योर हाइड्रोजन गैस H2, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस तो इस्तेमाल करेंगे जो कि प्योर होगी। और वो 1 बार पर, 1 बार जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार, उस पर 298 केल्विन पर हम गैस को प्रेशराइज करेंगे अंदर। तो इस पर जो मैकेनिज्म होगी वो कैसे होगी? देखो, जैसे कि हमने क्या करा, यहां से अंदर हाइड्रोजन गैस पास करी 1 बार पर 298 केल्विन पर। उसी समय हाई वोल्टेज बैटरी से हमने करंट इसमें पास किया, किसमें? इस प्लेटिनम वायर में। तो हमने क्या देखा कि वो जो हाइड्रोजन गैस है वो इस प्लेट पर एब्जॉर्ब की जा रही है ना, और कुछ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो कि इस सॉल्यूशन से बाहर निकल गई है ना, कुछ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, लेकिन मैक्सिमम हाइड्रोजन यहां पर एब्जॉर्ब की, जिसके कारण इस प्लेट पर, इस प्लेटिनम प्लेट पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। कितना? 0.0 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। मतलब इस हाफ सेल, क्योंकि यहां पर एक और मैं बात बता देता हूं, चार्ज ऑफ आयन घटे हैं इसलिए यहां पर रिडक्शन प्रोड्यूस हुआ, इसलिए ये रिडक्शन हम पोटेंशियल बोल सकते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड केस में इस्तेमाल किया, इसलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर आएगा। और ये जो सेल है हाफ सेल के रूप में इस्तेमाल होता है, ये हाफ सेल है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम हाफ सेल भी बोलते हैं। अब अगर हम इसका इस्तेमाल करें, आज तो हम इसका एनोड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैथोड के रूप में। तो जब एनोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है? इस पे मान लो हमने इसको एनोड में यूज किया, एट एनोड, तो यहां पर क्या हुआ कि भैया जो हाइड्रोजन है H2 वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ। सॉरी, क्या हुआ भाई? ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्रोड्यूस करा। इसी तरीके से अगर मैं कैथोड के रूप में देखूं इसको, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे,
तो ये S2 में कन्वर्ट होंगे, तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब यहां पर रिडक्शन हुआ। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हम इस स्टैंडर्ड हाफ सेल को हम एनोड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैथोड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके बेटा, अब हम यहां पर देखने वाले हैं क्या, नस इक्वेशन। अब नस इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ईएमएफ और बता देता हूं। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है भाई? देखो, ई सेल को हम ईएमएफ भी बोलते हैं भाई। अगर हम ये बोले तो क्या लिखा है, ईएमएफ किसको बोलते हैं या सेल पोटेंशियल किसको बोलते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल इज नॉन सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज। या हम कह सकते हैं कभी भी किसी बैटरी या सेल का पोटेंशियल मेजर करना हो तो हम ईएमएफ डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, मतलब पता कर लेते हैं, मतलब उसका पोटेंशियल पता कर लेते हैं, वही उसका ईएमएफ होगा। मैं इसको ऐसा कहूं कि किसी ओपन सर्किट में विदाउट करंट कैरिंग जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है दो इलेक्ट्रोडों के बीच, वही उसका ईएमएफ होता है। क्या बोला मैंने? किसी ओपन सर्किट में विदाउट करंट कैरिंग दो डिफरेंट मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वही उसका ईएमएफ होता है। वही क्या होता है? ईएमएफ होता है। और ईएमएफ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी भी सेल का पोटेंशियल पता करने के लिए, उसका वोल्टेज पता, कितने वोल्ट के वो बैटरी है उसको पता करने के लिए हम ईएमएफ का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा ई कैथोड माइनस का ई एनोड। ओके, अगर स्टैंडर्ड केस में है तो स्टैंडर्ड पर नोड लगा दीगा, नॉन स्टैंडर्ड केस है तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस का ई एनोड। बस इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक जिंक है, ठीक है, ये जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, ये सॉलिड है और एक सॉलिड, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ऐसे ही कॉपर है, कॉपर आयन जो कि इक्वस हो, उन्होंने ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई भाई? ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इधर Zn सॉलिड, कॉपर 2+ आयन एक्वस होगा, यहां पर Zn 2+ आयन एक्वस, और यहां पर कॉपर सॉलिड। तो देखो बेटा, यहां पर जिंक क्या कर रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है, या जिंक मेटल क्या हो रही? ऑक्सीडाइज हो रही है। और यह कॉपर क्या हुई? क्या कॉपर मेटल क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। इतनी बात समझ गए? कोई कंफ्यूजन बेटा? चलो बस अब हम यही नेक्स्ट इक्वेशन इसी इक्वेशन पर लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड केस में। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है भाई? नेक्स्ट इक्वेशन है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF, और यहां पर ले ले ln Q।
अब ये जो Q है ये तो है रिएक्शन कॉफिशिएंट। तो मैं आपको पहले तो इसको बता देता हूं क्लियरली कि यहाँ ई सेल जो है, आप पहले इसके इक्वेशन के बारे में देख लें। अभी आपको ये इक्वेशन समझ में नहीं आई होगी कैसे आया, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर ले पहले, ठीक है। ये है नस्ट इक्वेशन, ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ पर पहले तो देखो ये है क्या, इसको सिंप्लीफाई कर ले। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF। ln को लिखो log बेस E। अच्छा, यहां पर मैंने ये लिखा है तो मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि ln लिखा है तो ln लिखा है तो मैं यहां पर अभी इसको ऐसा नहीं लिखता हूं, इसको हम ऐसा लिख, क्योंकि मैंने ln लिखा है। जब मैं log लिखूंगा तो 2.303 लिख दूंगा, मैंने अभी यही किया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया। अब जो Q है यहां पर याद रखिएगा, यहां पर लिखेंगे रिडक्शन आयंस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ आयन, ऑक्सीडेशन आयन, ओके। Q क्या है? एक रिएक्शन कॉफिशिएंट है, यहां लिख देता हूं। Q क्या है? रिएक्शन कॉफिशिएंट, ओके। जो रिएक्शन सेल में हो रही है उसका रिएक्शन कॉफिशिएंट हमने Q माना, तो मैंने उसको Q के लिए लिखा रिडक्शन आयन बाय ऑक्सीडेशन आयन। इतनी बात समझ लेना, इतनी बात समझ गए बेटा? चलो अब यहां पर इसमें देखो कौन क्या है, चलो मैं बता देता हूं। तो यहां पर ये जो ई सेल है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल क्या है बेटा? ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, ठीक। इसके बाद यहां पर जो R है वो है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.314 कैलोरी जूल पर मोल, ठीक है, केजी जूल पर मोल, ये R हो गया। इसके बाद यहां पर T क्या है? अगर आप T की बात करोगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जो T यहां पर 298 केल्विन होगा, मतलब टेम्परेचर, ओके। उसके बाद यहां पर N क्या है भाई? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर Ln क्या है? Ln नेचुरल लॉग, जिसको हम लॉग बेस E लिखा, तो Ln को हम लॉग बेस E लिख सकते हैं और लॉग बेस E को 2.303 log 10 में हम लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद Q आपको बता ही दिया। F क्या है बेटा? F फेराडे, F क्या है? फेराडे। और भैया फेराडे का जो वैल्यू है 96500 कूलाम, 1 फेराडे। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 96500 कूलाम के बराबर होता है, और 1 फेराडे भी 96500
कूलाम के बराबर हुआ। इसका मतलब हुआ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फेराडे। ओके, ये बात नोट कर लेना। तो कौन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा हम ड्राइव करते हैं। अब ड्राइव करने में क्या करना है हमने, ये वैल्यू इनपुट कर दो बेटा। ये जो वैल्यू लिखी है ना, वैल्यू इनपुट करो फटाफट इक्वेशन में। तो ई सेल हमें, क्योंकि ई सेल निकालना होता है, ई सेल पोटेंशियल निकालना है, तो मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूं। अब देखो, हम यहां पर इधर कर लेते हैं। देखो बेटा, ये वैल्यू मैं वहां रख रहा हूं और इसको सिंप्लीफाई करते हो। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.314, स्टैंडर्ड टेम्परेचर में 298 केल्विन बाई एन इंटू फैराडे की वैल्यू है 96500 कूलाम। ओके, और उसके बाद यहां पर रिएक्शन पोटेंशियल अगर मैं ये यूज करूं तो आपको देखो, जिंक यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन आयन, और यहां पर कॉपर क्या है, रिडक्शन आयन। तो रिडक्शन आयन कहां लिखूंगा, देखो ऊपर। तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉपर 2 प्लस आयन बाई, यहां पर लिखूंगा जिंक 2 प्लस आयन, यस या नो। और यहां पर लॉग बेस, मैं भूल गया, लॉग लिख लेना यहां पर, लॉग। ओके, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, पूरा इसको कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, तो 0.0591 बाई एन आएगा, और ये आएगा लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन कॉपर 2 प्लस आयन बाई जिंक 2 प्लस आयन। ओके, तो इस तरीके से हम ये नस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। इससे हम किसी भी सेल का पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर आइडेंटिफाई कर ले। इस केस में याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होता है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। स्टैंडर्ड केस में कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, वहां चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमने वहां पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैसा लेते हैं, 1 m कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन लेंगे, और 298 केल्विन पर वो हम रिएक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने की देखते हैं। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है, नॉन स्टैंडर्ड केस में हम ई सेल का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करते हैं नस्ट